हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने जा रहे हैं सामाजिक संरचना के लक्षण या विशेषताओं के बारे में। जैसा कि अभी तक आप जान चुके हैं कि सामाजिक संरचना समाज के किसी भी भाग की बनावट ढांचे से ली जाती है। और अब सामाजिक संरचना की जब हम विशेषताएं लेते हैं तो हम देखते हैं कि संरचना के बुनियादी आधार के रूप में आनुभाविकता जो है वो होती है, क्योंकि ये संरचना आनुभाविक तथ्यों के आधार पर ही होती है। इस बात को ना तो अमेरिकी ब्रिटिश संरचनावादी नकारते हैं और ना ही यूरोप के संरचनावादी। सभी लोग ये मानते हैं कि गहन आनुभाविक अध्ययन के आधार पर जो है वो सामाजिक संरचना की बात हम करते हैं, जैसा कि पीर बोर्दिये जैसे मानव शास्त्री ने अल्जीरिया के आदिवासियों में यह अध्ययन करके हमें बताया था। दूसरी जो विशेषता हमारे सामने आती है वह है कि संरचना में स्थायित्व और निरंतरता होती है, लेकिन उसके भाग परिवर्तनशील होते हैं। जैसे जनसंख्या में मृत्यु और जन्म के कारण नित्य नए बदलाव आते हैं, डेमोग्राफी में इससे परिवर्तन आ जाता है। इन सब के होते हुए यानी कि भागों के बदल जाने पर भी संपूर्ण व्यवस्था जो है वो लंबी अवधि तक एक जैसी ही चलती रहती है, इसलिए इसके अंदर स्थायित्व और निरंतरता बनी रहती है। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि भारतीय संदर्भों में देखें तो संवैधानिक रूप से जाति की मान्यता नहीं है, ऊंच नीच की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन यह संरचना आज भी अलग अलग लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए है और जातियों में परिवर्तन आने पर भी इसकी संरचना में निरंतरता हमें दिखाई देती है। जातियां बदलती रहती हैं फिर भी बनी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से हम संरचना में स्थायित्व निरंतरता के साथ साथ उसके भागों में परिवर्तनशीलता को देखते हैं। इसकी तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि किसी भी भाषा की तरह संरचना के विभिन्न भागों की व्यवस्थित क्रमबद्धता हमें इसमें दिखाई देती है। इस बात को सबसे पहले सोसेरे ने हमारे सामने रखा था और उसने कहा कि संरचना जो है वो भाषा की बनावट की तरह से होती है। जैसे भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं जो कि उस भाषा के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उसी तरह से जैसे ये क्रमबद्ध रूप से जमे हुए रहते हैं और फिर हम भाषा सीखते हैं, वैसे ही समाज के विभिन्न भाग, समूह और संस्थाएं शब्दों की तरह संरचना में जमी हुई रहती हैं और यह जो बनावट या जमावट है यही संरचना को एक शक्ति प्रदान करती है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संरचना में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होने वाले सभी संबंध जो है वो शामिल होते हैं। व्यक्तियों के बीच में जो भी सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वे सभी संरचना को बनाते हैं। जैसे कि हम देखें नातेदारी संरचना में पिता और पुत्र या मामा तथा बुआ के संबंध अपनी अमूर्त रूप से संरचना को बनाते हैं। और यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन जो है जिन्होंने कि आदिवासियों के बीच में क्षेत्रीय कार्य करते हुए हमें यह उल्लेख किया कि इसमें व्यक्तियों के संबंध मुख्य रूप से वंश विषयक होते हैं, जीनोलॉजिकल होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी समुदाय का उल्लेख करते हुए उन्होंने हमें बताया था। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संरचना का एक स्थानिक पहलू होता है, यानी कि स्थानीय रूप से उसकी कोई ना कोई विशेषता जो है वो हमारे सामने आती है। यह बात सही है कि आज दुनिया में कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जो पूर्ण रूप से दूसरे समुदायों से अलग थलग हो। जब हम विश्वव्यापीकरण वैश्वीकरण की बात करते हैं तो इस तरह की पृथकता हमें प्रासंगिक भी दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से सामाजिक संबंध जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं वे सभी ही भागों में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम यह मान सकते हैं कि जो स्थानीयता है, मान लीजिए व्यवहार के जो प्रतिमान हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं वह हमें हो सकता है पंजाब और महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दें। संबंधों में यह जो भिन्नता है यह उसकी स्थानीयता के कारण होती है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना के विश्लेषण में समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक तो संरचना में स्थायित्व होता है और दूसरा इसमें परिवर्तन होता है। तो जब स्थायित्व की बात हम करते हैं तो हम परिवर्तन की बात कैसे करेंगे, तो निरंतरता कैसे रहेगी, ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा बहस के मुद्दे पर रही। और यहाँ पर हम
जो इकोनॉमिस्ट हैं वो स्टेटनरी स्टेटस, स्थायी अवधारणा अवस्था की जब बात करते हैं तो वही अवस्था की बात हम यहाँ पर करते हैं। अर्थात स्थायी अवस्था वह है जिसमें आर्थिक व्यवस्था के अंदर होने वाले आंतरिक उतार चढ़ावों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से कुछ पक्ष निकल जाते हैं और कुछ पक्ष मिश्रित हो जाते हैं। अगर पुराने पक्ष निकल भी जाते हैं तो भी जो नए पक्ष जुड़ने से संरचना की स्थायित्व जो है वो बना हुआ रहता है। तो इसलिए इसमें जो है वो समय की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सामाजिक संरचनाएं जो हैं उसमें विभिन्न भूमिकाएं जो हैं वो क्रमबद्ध रूप से पाई जाती है। जैसे कि हम यह देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो व्यक्तियों की परिस्थिति होती है उसी के अनुरूप वो अपना कार्य करते हैं। अध्यापक अध्यापन का कार्य करता है तो वकील वकालत का कार्य करता है, और इन परिस्थितियों के आधार पर ही हम भूमिकाओं को समझ सकते हैं और इन भूमिकाओं पर नियंत्रण संरचना के मापदंडों और नियमों के अनुसार हमें दिखाई देता है। तो इसलिए हम जब बात करते हैं संरचना की चर्चा की तो हम उन भूमिकाओं की बात करते हैं जो व्यक्ति अपने स्टेटस के हिसाब से निभाते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता या लक्षण है वो है सामाजिक संरचना व्यक्तियों की गतिविधियों और क्रियाओं की मार्गदर्शक होती है, यानी कि वह व्यक्तियों को व्यवहारों के संबंध में बताती है। जब व्यक्तियों के संबंधों में परिवर्तन आता है तो उनके व्यवहार भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना के किसी एक भाग में जब परिवर्तन आता है तो दूसरा भाग भी बदल जाता है। तो इस प्रकार व्यक्तियों के व्यवहारों का मार्गदर्शन जो है वो सामाजिक संरचना के द्वारा ही होता है। जैसे हम देखें कि दुनिया भर के जो समाज है उनमें विवाह और परिवारों की संरचना में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, बहुत परिवर्तन देखने को मिले, फिर भी ये संस्थाएं आज भी जैसे कि तैसे बनी हुई हैं, उनमें निरंतरता है, यानी ये समाप्त नहीं हुई हैं। संरचना जो है वो एक सिद्धांत है। जब हम संरचना को सिद्धांत के रूप में देखते हैं तो हम उन तथ्य सामग्रियों को देखते हैं जो हमें आनुभाविक अध्ययन के आधार पर मिली हैं और हम उनका अमूर्तीकरण करके इसको सिद्धांत की सीमा तक पहुंचा देते हैं। और जब हम इसकी अंतिम विशेषता के रूप में देखते हैं तो संरचना हमें एक अध्ययन विधि के रूप में भी दिखाई देती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रकारवाद की अवधारणा समाजशास्त्र में देखते हैं उसी प्रकार से सामाजिक संरचना जो है वो भी हमें एक अध्ययन विधि के रूप में ही दिखाई देती है। जब हम संरचनात्मक विधि को अपनाते हैं तो हम जो भी सामाजिक तथ्य जो सामग्री हमें प्राप्त हो जाती है तो हम तुलनात्मक विधि से उसका अध्ययन करने लगते हैं और फिर हम जो तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। तो संरचनात्मक विधि से हमारा अर्थ यहाँ पर उच्च स्तर के सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करने और उनका तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करने से होता है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एक जो है समाजशास्त्रीय विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण विधि जो है वो मानी जाती है। हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय संरचना की जब हम सामाजिक संरचना की बात समाजशास्त्र में करते हैं तो यूरोप, अमेरिका और एशिया में ये हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। सामाजिक संरचना को समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय रूप में ब्रिटेन और अमेरिका में समझा जाता है। यूरोप के अन्य भागों में सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है वो भाषा की संरचना और मस्तिष्क के क्रियाकलापों के साथ जोड़कर देखी जाती है। भाषा की हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जिस तरह से भाषा की बनावट या जमावट होती है उसी तरह से एक संरचना की जमावट जो है वो भी हमें दिखाई देती है। एशिया में जब हम इसको देखते हैं तो इसको यूरोप और अमेरिका की तरह विशिष्ट अर्थों में नहीं लिया जाता, बल्कि यह समाजशास्त्री इसे थोड़े लचीले रूप में देखते हैं और अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे एशियाई देशों में परिष्कृत करने की जो है वो संभावना हमें दिखाई देती है। जब हम यहाँ पर सामाजिक संरचना को पूर्ण रूप से देखते हैं तो हमारा अर्थ उन सभी समूह, संस्थाओं और संगठनों से होता है जो समाज में पाए जाते हैं और इनका हम अलग अलग अध्ययन भी कर सकते हैं और एक संरचना के रूप में सभी का साथ में भी अध्ययन करते हैं। ये सभी तत्व समूह हैं, संस्थाएं हैं या संगठन हैं जो मिलकर एक चीज बनाते हैं, उसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। संरचना कोई स्थिर पदार्थ नहीं बल्कि एक गतिशील यथार्थ है।
वास्तविकता यह है कि सामाजिक संरचना निर्मित की जाती है, इसे बनाए रखने की चेष्टा की जाती है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप यह परिवर्तित भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक संरचना को देखते हैं। इसके कुछ निश्चित उद्देश्य जो हैं वो विकसित किए जाते हैं। निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि इसके कुछ भाग या हिस्से बनाए जाते हैं। जिस तरह शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं और प्रकारों को पूरा करते हैं और समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। समाज के विभिन्न अंग जिस ढंग से काम करते हैं, उसी के अनुरूप सामाजिक संरचना को एक विशेष रूप मिलता है। इसे हम आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से भी समझ सकते हैं कि ये संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। आर्थिक संस्थाएं अलग ढंग से, धार्मिक संस्थाएं अलग ढंग से, इसी तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इस तरह सामाजिक संरचना में परिवर्तन भी तभी दिखाई देता है जब उसके अंगों के प्रकारों में परिवर्तन आ जाता है। तो अब जब इन प्रकारों में परिवर्तन आता है तो हमें कई बार जटिलताएं दिखाई देती हैं और ये जटिलताएं जब बढ़ने लगती हैं तो सामाजिक संरचना भी जटिल रूप से दिखाई देती है। तो ये सामाजिक संरचना जो है हम आदिम समाजों में देखते हैं, तो वहाँ हमें विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं, आर्थिक, धार्मिक, ये सरल प्रकार की दिखाई देती हैं और जैसे जैसे हम सभ्य समाजों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इनमें हमें जटिल रूप दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि सामाजिक संरचना जो है वो समाज में पूर्ण रूप से हर जगह पाई जाती है और यह एक व्यवस्था को बनाने का काम भी करती है। यहाँ जब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की जनजातियों में नातेदारी, विवाह और उत्तराधिकारों के नियमों को लेकर भी बहुत प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन किया गया है और हमारे सामने बहुत सारे मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने इन संरचनाओं के बारे में हमें रखा है और इनको बहुत क्षेत्रीय कार्य करके प्राप्त किया गया है। हम ये भी देखते हैं कि किसी भी संस्कृति जो होती है उसकी एक संरचनात्मक विधि होती है। व्यक्ति का जो दिन प्रतिदिन का व्यवहार होता है तो हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है कि वह किस प्रकार की समाज में रहता है और उस प्रकार से हम जो है उसको देखते हैं। जब हम इससे और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम संरचना की एकता से जब विभिन्नता की तरफ जाते हैं तो हम संरचनावाद के एक नए अध्याय की ओर चलते हैं जिसको हम नव संरचनावाद, नियो स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। धन्यवाद।